नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 8 मार्च को होता है वुमेन डे, तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, नहीं 4 कर लेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, एशिया के न्यूक्लियर लैंडस्केप से संबंधित। 2 जो आर्टिकल्स हैं ना आज वुमेन डे से संबंधित हैं, दोनों को कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे, अच्छे पॉइंट्स हैं। एक आर्टिकल यहाँ पे ना, ये ऊपर वाला, ये 2 हैं वुमेन वाले। ये ऊपर वाला जो आर्टिकल है ये केरला में, आपको याद होगा एक मीडिया वन चैनल था जिसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, तो मामला पहुंचा था हाई कोर्ट में। सिंगल जज की बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को अपहोल्ड किया था, तो मामला पहुंचा फिर डिवीजन जज की बेंच के पास, यानी 2 जज की बेंच के पास, तो उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को अपहोल्ड किया है। तो पॉइंट मोरलेस सेम है, लेकिन नया क्या है इस आर्टिकल में हम निकाल के डिस्कस कर लेंगे। कोट है आज का महात्मा गांधी का, यूनिटी टू बी रियल मस्ट स्टैंड द सीवियरेस्ट स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। यूक्रेन का एग्जाम्पल आप लीजिए, देखो यूक्रेन का देश जो है, यूक्रेन के लोग किस प्रकार से एकजुट हुए हैं इस मुश्किल भरी घड़ियों में, वो देखने वाली बात है। ऐसे में एथिक्स में जरूर एग्जाम्पल दिया जा सकता है यूक्रेन के लोगों का। तो असली यूनिटी का टेस्ट तभी होता है जब स्ट्रेन आता है, तब अगर यूनिटी टूटे ना बरकरार रहे, तो असली यूनिटी वही है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एशिया के न्यूक्लियर लैंडस्केप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है ना, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कोल्ड वार के समाप्त होने के बाद ये अभी तक की सबसे ज्यादा डिफाइनिंग मूवमेंट है अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हम बात करें। यूरोप की जो सिक्योरिटी इक्वेशन है ना, वो चेंज हो जाएगी इस घटना के बाद। राइटर कहते हैं चलो देखो, यूरोप में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस तो चेंज होंगी ही। फॉर एग्जांपल जर्मनी जो पहले पैसिफिस्ट था, पैसिफिस्ट मतलब पीस चाहता था, मिलिट्री पर इतना पैसा नहीं खर्च करता था, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो जर्मनी ने भी बोला कि हम $100 बिलियन खर्च करेंगे मिलिट्री पर। पहले जर्मनी रशिया के साथ बेहतर रिलेशन चाहता था और यूएसए इसकी शिकायत करता रहता था कि आप रशिया के साथ बेटर रिलेशंस क्यों चाहते हो। लेकिन इस घटना के बाद, यानी रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद, जर्मनी भी अब एक तरफा हो गया है यूएसए के साथ रशिया के अगेंस्ट। बट देखो, इस आर्टिकल में राइटर ना यूरोप की चीजों पर, यूरोप की इक्वेशंस पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं एशिया की इक्वेशंस पर। जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, एशिया में भी एक डिबेट सी स्टार्ट हो गई है। जैसे जापान में पिछले हफ्ते जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बोला कि हमें भी अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स को जापान की धरती पर होस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ साउथ कोरिया जो इसी हफ्ते अपना नया प्रेसिडेंट चुनेगा, तो जो फ्रंट रनर है ना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुक योल, इन्होंने भी कहा कि अब साउथ कोरिया को अपना न्यूक्लियर डेटरेंस मजबूत करना चाहिए, ना सिर्फ चाइना के अगेंस्ट बल्कि नॉर्थ कोरिया के भी अगेंस्ट। इसके अलावा ताइवान, जो कि देखो जिस पर चाइना कब्जा करना चाहता है, ताइवान भी अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डेवलप कर रहा है ताकि चाइना अगर हमला करे तो डेटरेंस क्रिएट की जा सके। डेटरेंस का मतलब समझते हो ना, 2-3 दिन पहले हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। डेटरेंस का मतलब होता है आपके दुश्मन को रोकना, दुश्मन के अंदर डर पैदा करके। जैसे देखो, अगर अमेरिकन वेपन्स, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स जापान की धरती पर रहेंगे तो फिर चाइना जापान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा ना। चाइना को लगेगा जापान की धरती पर जो यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा हमारे अगेंस्ट अगर हम जापान के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये जो डेटरेंस है ना, जो दुश्मन को रोकती है आपके ऊपर अटैक करने से, ये काफी ज्यादा जरूरी हो गई है। ऐसा एशिया के बहुत सारे देशों को लगता है, इवन ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया यूएस और यूके की सहायता से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहा था, लेकिन इस घटना के बाद प्रयास और ज्यादा तेज कर दिए हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जाए। देखो, न्यूक्लियर डेटरेंस काम तो करती है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। जैसे यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया ना, तो नाटो और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही थी।
ऐसा लग रहा था शायद नाटो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस यूक्रेन वार में इन्वॉल्व हो जाए। हालांकि पॉसिबिलिटी तो हाई कभी भी नहीं थी, लेकिन पुतिन ने उसी समय आदेश दे दिया अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को अलर्ट पे रहने का। मतलब एकदम से पुतिन ने इनडायरेक्टली धमकी दे दी, इनडायरेक्ट कहे तो डायरेक्ट ही धमकी है नाटो को कि अगर आप बीच में आए तो न्यूक्लियर वार होगा, देख लीजिए। तो उसके बाद नाटो की तरफ से ये स्टेटमेंट्स निकल के आई कि हमारा कोई प्लान नहीं है डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होने का। इनडायरेक्टली तो देखो वो यूक्रेन को वेपन्स दे ही रहे हैं। तो मतलब देखो साफ है, बेशक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो या फिर ना हो, लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो बहुत कम संभावना है कि आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक करेगा बड़े स्केल पर। वैसे यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और यूएसए का ना काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट है, जैसे बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड। इसका मतलब ये है कि ये जो देश है ना वो यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करते हैं और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वो ऑथराइज कर सकते हैं कि आप रशिया के ऊपर यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को गिरा दीजिए आवश्यकता पड़ने पर। ऐसे नहीं, मतलब आवश्यकता पड़े तो इन यूरोपियन कंट्रीज के पास में जिनका न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट है यूएसए के साथ, जैसे बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, इनकी धरती पर यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बोल सकते हैं जाओ रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दो। फिर से आते हैं एशिया की तरफ। देखो एशिया में एक बात बार बार बोली जा रही है, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक कर दे अगर उसे लगेगा कि यूएसए अभी कमजोर है। चाइना वैसे भी आपको पता है कई सारे पड़ोसी देशों के साथ एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है, जैसे इंडिया के साथ लगते बॉर्डर में चाइना के ट्रूप्स आगे आ गई, साउथ चाइना सी में कई सारे आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया चाइना ने, हांगकांग के प्रति चाइना की जो कमिटमेंट थी 1997 में हांगकांग चाइना ने लिया था यूके से, और शुरुआत में बोला था 1 कंट्री 2 सिस्टम हम फॉलो करेंगे, लेकिन अब तो हांगकांग को पूरी तरह से अपने अंदर शामिल कर लिया है चाइना ने, वहां पर भी वही सिस्टम जो चाइना में। तो चाइना एग्रेसिव है अपनी अप्रोच में। यूक्रेन वार के स्टार्ट होने के बाद ना ऐसा लगा था कि शायद चाइना रशिया को थोड़ा तो क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी, हमारा जो अलायंस है ना वो चट्टान की तरह सॉलिड है। इस अलायंस को दोनों चाइना और रशिया नाम देते हैं अलायंस विदाउट लिमिट्स। तो अब चूंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं तो रशिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब चाइना और ज्यादा मजबूत होगा। और ताइवान की बात करें, ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है एशिया के लिए? ताइवान की तुलना देखो यूक्रेन से नहीं की जा सकती। मतलब बेशक यूरोप के लिए यूक्रेन इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ताइवान तो एशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान वर्ल्ड का मेन सोर्स है सिलिकॉन चिप्स का। अगर चाइना ने ताइवान को जीत लिया ना तो एशिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे समझते हैं, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अब जापान को भी सोचना चाहिए यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं होस्ट करने का। देखो जापान ना न्यूक्लियर वेपन से काफी नफरत करता है, उसका रीजन आपको पता है। हिरोशिमा और नागासाकी ये शहर जापान के ही हैं जहां पे यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो इसलिए जापान के लोगों की नफरत काफी ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट। तो वो चाहते नहीं कि यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जापान की धरती पर आए, लेकिन बावजूद इसके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ये प्रपोजल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जापान भी कंसर्न्ड है कि कल को अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो क्या, अगर जापान का आपको पता है चाइना के साथ कुछ आइलैंड्स को लेके डिस्प्यूट्स है, उन पर चाइना ने कब्जा कर लिया तो क्या। इसलिए जापान भी अब यूएसए को बोल रहा है कि आप ताइवान को डिफेंड करने के लिए ना कमिटमेंट दो। अभी यूएसए की जो पॉलिसी है ना ताइवान को लेके वो अनएम्बिगुअस है, नहीं सॉरी एम्बिगुअस है, संदिग्ध है, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री बोलते हैं साफ साफ बोलो ना कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो हम अपनी फोर्सेस को भेजेंगे। सीधी सीधी बात बोलो, ऐसा ना हो कि यूक्रेन की तरह
बाद में आप मना कर दो कि नहीं नहीं हम तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। अरे सैंक्शंस लगाने से क्या होगा, ताइवान तो चला जाएगा। वैसे देखो ये जो देश है ना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इनको यूएसए ने कहा था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स अपने मत डेवलप कीजिए, हम आपको अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में शामिल कर लेते हैं। न्यूक्लियर अम्ब्रेला मतलब जैसे ये यूएसए है, यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो जापान को बोलते हैं कि आप हमारी छतरी के नीचे आ जाइए, मतलब आवश्यकता पड़ने पर हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे। लेकिन जापान की धरती पर अभी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद नहीं है, वो है यूएसए में ही, जरूरत पड़ने पर यूएसए से लाने पड़ेंगे जापान में। इन देशों को ना, साउथ कोरिया को, जापान को, यह भी डर लगता है कि ये यूएसए का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है ना, क्या वास्तव में इतना मजबूत है कि चाइना का मुकाबला कर पाए, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो फिलहाल देखो ऐसा तो है नहीं कि जापान आने वाले कुछ दिनों में यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करने लगेगा, क्योंकि वहां पर भी काफी डिबेट है इस इशू को लेकर। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, ये देश भी ना अब मिलिट्री पर काफी खर्च करने लगेंगे। एडवांस्ड मिसाइल्स, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब अब ज्यादा डेवलप होगी इन देशों में भी। तो इसीलिए राइटर कहते हैं रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक करना, इससे ना सिर्फ यूरोप की जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आया है, बल्कि एशिया में भी जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सी राजा मोहन का। चलते हैं आगे। अगला हमारा आर्टिकल वुमेन इंपावरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, और आज के दिन अगर देखो महिलाओं के इंपावरमेंट की हमें बात करनी है ना, तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का जो इशू है ना, वो सबसे मेन है वुमेन इंपावरमेंट में। देखो 2018 की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ये कहती है इंडिया में 95% जो वर्किंग वुमेन है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ऐसे एरियाज में काम करती हैं ज़्यादातर महिलाएं जो लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे झाड़ू बनाने की फैक्ट्री हो गई, बीड़ी बनाने की फैक्ट्री हो गई, जहां पे वेजेस काफ़ी कम हैं, वर्किंग कंडीशंस खराब हैं, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन जैसे इंश्योरेंस की व्यवस्था, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें। और देखो ऐसा नहीं है कि सरकार लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए कुछ करती नहीं है। 2017 में आपको पता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था, और अब जितने महीनों के लिए, जितने दिनों के लिए पेड लीव मिलती है ना, वो है 26 वीक्स, यानी मैटरनिटी बेनिफिट में 26 वीक्स के लिए पेड लीव मिलती है। इंडिया वर्ल्ड में उन टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है जहां पे मैटरनिटी लीव की जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा है। वैसे देखो जो ये 2017 में एक्ट आया था ना, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसमें यह भी बोला गया था अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की संख्या 50 या फिर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्रच फैसिलिटी भी मैंडेटरी है, ताकि वो वर्किंग वुमन जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ में ला सकें, और ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रच होगा वहाँ पे वर्किंग वुमन के जो बच्चे हैं वो खेल सकें। बट देखो ये जो 2017 का एक्ट है ना, है तो अच्छा, बट ये तो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर वालों के लिए है ना, और ज़्यादातर महिलाएं तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं 95%। तो मतलब इस एक्ट का लाभ 95% वर्किंग महिलाओं को तो नहीं मिल पाता। और देखो महिलाओं के काम ना करने में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यही चाइल्ड केयर। समाज देखो पैट्रियार्कल है, सोच ये है ना कि पुरुष जाएंगे घर से बाहर काम करने के लिए और महिलाएं रहेंगी घर के अंदर बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो पैट्रियार्कल समाज कहता है अगर महिलाएं भी बाहर निकलेंगी काम करने के लिए तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो ये जो प्रॉब्लम का समाधान हो जाए ना, तो फिर ये पैट्रियार्कल समाज का जो आर्गुमेंट है ना वो खत्म हो जाता है कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। बच्चों का ध्यान रखने के लिए चाइल्ड केयर सर्विसेज का होना जरूरी है। काफी सारी फैसिलिटीज हैं तो सही, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, नेशनल क्रच स्कीम है, मैटरनिटी बेनिफिट भी सरकार देती है, बट ना इन सब में सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, आपको पता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिल जाता है जिससे मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस हो सकें।
बच्चों को थोड़ा सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है ताकि फर्दर क्लासेस में जाने से पहले बच्चा यहाँ पे एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। तो ये अच्छी चीज़ है आंगनवाड़ी सेंटर। अब तो सरकार ने इस साल के बजट में बोला है कि हम सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर मतलब ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ पे वीडियो वगैरह दिखाने के लिए इक्विपमेंट होंगे, ऑडियो के लिए इक्विपमेंट होंगे, समझ गए। लेकिन राइटर कहते हैं ना, इसमें लिमिटेशन है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। एक तो देखो 0 से 3 साल के बच्चे जो है ना उनको कैटर नहीं करते ये आंगनवाड़ी सेंटर्स। दूसरा, ये जो आंगनवाड़ी सेंटर है ना ये कुछ ही घंटों के लिए होते हैं। अब कोई वर्किंग वूमन है, वो क्या काम करते करते मान लीजिए 12 बज गए, 12 बजे आंगनवाड़ी की तो छुट्टी हो गई, क्या वो वर्किंग वूमन 12 बजे अपने बच्चों को आंगनवाड़ी से लेने आएगी? चलो लेने भी आ गई, बाद में छोड़ेगी कहां पे? तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो वर्किंग ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है ताकि जो वर्किंग वूमन है वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में छोड़ के चली जाएं और जब जॉब से वापस आएं तो वहां से ले लें। वैसे भी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो तो बोलती भी है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो वर्किंग आवर्स हैं वो इंक्रीज किए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आंगनवाड़ी का इंप्रूव किया जा सकता है, थोड़ा स्टाफ इंक्रीज किया जा सकता है, ये चीजें कीजिए। उसके बाद नेशनल क्रैच स्कीम। नेशनल क्रैच स्कीम में देखो क्रैच इस्टेब्लिश किए जाते हैं वर्किंग वुमेन को सपोर्ट करने के लिए, बट दिक्कत यह है सरकार ज़्यादा फंड खर्च करती नहीं इस स्कीम पर। तो क्रैच की संख्या काफ़ी कम है जहाँ पे वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकें। और थोड़ा सिस्टमेटिकली ये पब्लिक क्रैचेस इस्टेब्लिश करने चाहिए। जैसे देखो मान लीजिए ये कोई एरिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, तो इस पूरे क्लस्टर में आप जितनी रिक्वायरमेंट है 2-3 क्रैच इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ आप जगह जगह ऐसे क्रैच इस्टेब्लिश करो और अवेयरनेस भी फैलाओ ताकि महिलाओं को ऑप्शन मिले कि हाँ हम अपने बच्चों को इन क्रैच में छोड़ के जा सकते हैं। जितना ज़्यादा देखो क्लस्टर्स के नज़दीक ये क्रैच होंगे ना तो वर्किंग वुमेन जो हैं बीच बीच में आके अपने बच्चों को संभाल भी सकती हैं, टाइमली उन्हें दूध भी पिला सकती हैं। तो ऐसा जो मॉडल है ना सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है सेवा के द्वारा, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के द्वारा, कहाँ पे? कई सारी सिटीज में। और उस सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन का नाम है संगिनी। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स के नज़दीक भी इस प्रकार के क्रैच इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, किए भी जा रहे हैं। कहाँ पे? अहमदाबाद में आजीविका ब्यूरो के द्वारा और दिल्ली में मोबाइल क्रैचेस। कंस्ट्रक्शन सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है ना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्रकार के क्रैचेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सबसे लास्ट में बात आती है मैटरनिटी बेनिफिट की। कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 रुपये मिलते हैं। जो गरीब महिलाएं होती है ना बेनिफिशरीज, पहले बच्चे के जन्म पे उनको 5,000 रुपये मिलते हैं। पहले ज़्यादा मिला करते थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 6,000 का प्रावधान था और 2 बच्चों के जन्म पर यह लाभ मिलता था। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, पुरानी स्कीम में से प्रोविजन हटा दिया, नई स्कीम चला दी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें अमाउंट को कम कर दिया 1,000 और सिर्फ एक बच्चे के, पहले बच्चे के जन्म तक ये लाभ मिलता है, 5,000 रुपये मिलते हैं, ना कि दो बच्चों के जन्म तक। लेकिन राइटर कहते हैं ये देखो काफी कम है। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई महिला बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक आराम करे, पैसों की चिंता ना करे, तो ये 5,000 का जो अमाउंट है ना बहुत कम है। कुछ तो आप दीजिए, महंगाई इतनी ज़्यादा है, मिनिमम वेज भी नहीं होंगे। तो इस मामले में देखो कई सारे राज्यों की जो स्कीम्स है ना वो अच्छी हैं। जैसे तमिलनाडु की स्कीम है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, राजस्थान की इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। ये अलग अलग राज्यों की कुछ स्कीम्स जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से अच्छी हैं। जैसे तमिलनाडु 18,000 रुपये कैश में देता है और 2 बच्चों के जन्म पर देता है, ना सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। थोड़ा आप डिसेंट अमाउंट दो अगर आप चाहते हो कि बच्चे के जन्म के बाद महिला पहले 6 महीने तक काम पर ना लौटे। और डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना उसे भी थोड़ा लिबरल बना लो। काफ़ी दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा,
ऐसे करके मैटरनल इंटाइटलमेंट या फिर मैटरनल बेनिफिट ओनली IAS, ये पूरा नाम लिख के आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। पूरा मैटरनल बेनिफिट पर हमने डिस्कस किया था 15 मिनट का। खैर, ये 3 सजेशन राइटर देते हैं, चाइल्ड केयर सर्विस इंप्रूव करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो जा सके काम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। इसमें देखो ये बोला जाता है, जब से ये इंटरनेट सस्ता हुआ है, स्मार्टफोन्स आए हैं ना, गिग इकोनॉमी का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। गिग प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर, जब जितना देर तक आप काम करना चाहते हो करो, उसके बाद आप एप्लीकेशन को बंद करो और अपने घर चले जाओ। मतलब किसी प्रकार का कोई फॉर्मल काम नहीं है। गिग इकोनॉमी में जो जॉब्स होती है ना, वो टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, फ्लेक्सिबल जॉब्स होती हैं। तो गिग इकोनॉमी की जो जॉब्स है ना, हमारे देश में धीरे धीरे अब ज़्यादा जनरेट हो रही हैं और इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। कैसे? सीधी सी बात है ना, अभी तो हमने डिस्कस किया कि चाइल्ड केयर सर्विसेज अगर हों तो महिलाएं काम पर जा सकती हैं। तो गिग इकोनॉमी में तो घर से ही अगर काम चल जाए, मान लीजिए फ्रीलांसर का, तो कितना बढ़िया हो। बच्चे की दिक्कत खत्म, जो पैट्रियार्कल समाज बोलता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लीजिए आप टीचिंग की जॉब का। अब देखो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो पढ़ाने का मौका देते हैं और पर आवर के बेसिस पर पे करते हैं। तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके पढ़ाती हैं। वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हैं, जब पढ़ाओगे तो उसका पे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए और महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए। लेकिन देखो यहां पे ना कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। एक तो स्किल ट्रेनिंग, इसके लिए महिलाओं को स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो लाभ है वो अभी कम महिलाएं उठा पा रही हैं एज कंपेरिजन टू मेन। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में 41% लोगों के पास में, मैन के पास में 41% मैन के पास में स्मार्टफोन है और सिर्फ 25% वुमेन के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो ये गैप काफ़ी बड़ा है मैन और वुमेन के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में। तो इसलिए सरकार को ना 3-4 चीज़ों से सपोर्ट करना होगा महिलाओं को। एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से उनको एम्पावर करना, स्किल्स देना, हायर एजुकेशन में महिलाओं का जो इनरोलमेंट है उसे इंक्रीज करना। ये सब बेसिक चीज़ें अगर सरकार करती है ना, तो गिग इकोनॉमी में जो जॉब जनरेट हो रही है ना, उनका लाभ महिलाएं उठा पाएंगी। लास्ट में तो देखो सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रेनिंग के लिए भी ऑनलाइन जो स्किल्स के लिए भी महिलाएं बाहर नहीं निकल सकेंगी, तो ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अनुसार इसके लिए विभिन्न स्टेट्स और सेंटर के बीच में डायलॉग और एंगेजमेंट होना चाहिए, विभिन्न मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये पॉइंट तो आप कहीं पर भी चिपका दो, मतलब कोई भी इशू हो कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है ही है, विभिन्न मिनिस्ट्रीज के बीच, विभिन्न गवर्नमेंट्स के बीच में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में। और देखो अगर महिलाएं जितना ज़्यादा काम करेंगी ना, उतना ही देश आगे बढ़ेगा, उतना ही देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसलिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन देश की इकोनॉमी में, लेबर फोर्स में इंक्रीज करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो लास्ट जो आर्टिकल है ना, वो मीडिया की आवाज़ को दबाने से संबंधित है, या फिर यूं कहें जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, केरला का एक चैनल है मीडिया वन, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस मीडिया चैनल का जो लाइसेंस था वो रिन्यू करने से मना कर दिया था। तो मामला पहुंचा था केरला हाईकोर्ट में। केरला हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने मान लिया था कि हाँ सिक्योरिटी इशू है, इसलिए डिसमिस कर रहे हैं हम केस। तो मीडिया वन वालों ने ना हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच के सामने फिर से केस फाइल कर दिया, मतलब अपील कर दी। डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं, तो 2 जजेस की डिवीजन बेंच है ना, उन्होंने भी सिंगल जज की बेंच की तरह डिसमिस कर दिया अपील को और कहा कि आपका जो लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है। जवाब मांगा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने सील्ड कवर में अपना जवाब दिया और कहा कि इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए हम इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो राइटर कहते हैं ये क्या बात हुई भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो जवाब है वो सील्ड कवर में सौंप दिया। जैसा कि देखो हेडलाइन में भी है आर्टिकल की, सील्ड कवर
जूरिस्प्रूडेंस इज अपेलिंग, मतलब कि सील्ड कवर में आपने जवाब दे दिया, जो पार्टी है मीडिया वन जिसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, इनको पता ही नहीं सरकार ने क्या जवाब दिया, कम से कम आप इनको तो दिखा दो। लेकिन नहीं, ऐसे सील्ड कवर में जवाब के बेस पे अगर जजमेंट्स देने लगे जुडिशरी, तो फिर तो देखो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है ना जुडिशरी के पास, वो ठीक से जुडिशरी एक्सरसाइज नहीं कर रही है। क्योंकि मीडिया को काम करने से रोकना, उनका लाइसेंस नहीं रिन्यू करना, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस कर सकता है, उनका राइट टू एसोसिएशन ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस के अगेंस्ट है। हमारा भी राइट छिन रहा है जनता का कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और आर्टिकल 19 में जो एग्जम्पशंस है ना, मतलब एक्सेप्शंस हैं, कब कब ये राइट नहीं मिलेंगे, वो है पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मान लिया कि एक्सेप्शन है, लेकिन साबित तो करो ना कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बोलने से क्या होगा? सील्ड कवर का जो तरीका है ना, सही नहीं है। इसके बाद राइटर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जैसे देखो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 और एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, दोनों जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है संविधान का, लेकिन जुडिशरी अपने इस फीचर को ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रही है। इसके बाद लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, जैसे देखो इमरजेंसी के दौरान एडीएम जबलपुर 1976 केस में सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी के दौरान, तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो केरला का जो वर्डिक्ट है ना, वो कुछ ना कुछ एडीएम जबलपुर जैसा है। कोर्ट ने घुटने टेक दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया सील्ड कवर में, और उस पर क्वेश्चंस भी नहीं रेज किए गए कोर्ट के द्वारा। तो ये एग्जीक्यूटिव के सामने यानी सरकार के सामने घुटने टेकने के समान है। तो बस यही पॉइंट्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, बिना किसी सरकार पर आरोप लगाए। जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से हमें हमेशा इशू को डिस्कस करना है, ना कि सरकारों के पर्सपेक्टिव से। सरकार के बारे में अगर आप बोलो भी, तो बस आपकी लैंग्वेज जो है वो पॉलिटिकल न्यूट्रल होनी चाहिए हमेशा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।